Hello everyone, welcome back to JRF Hada. A very good evening to all of you. आज की क्लास में हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास में जैसे हम लोग ने मैरिज, फैमिली एंड किनशिप के बारे में पढ़ा, उसी तरह से आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जेआरएफ अड्डा पर मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ। जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए अवेलेबल है। एंड साथ ही दिवाली है तो दिवाली ऑफर भी आप सभी के लिए है। 10th नवंबर से आज से मतलब हमारा जो दिवाली ऑफर है वो आप सभी के लिए लाइव हो चुका है। तो जेआरएफ अड्डा का हेल्पलाइन नंबर आपके लिए अवेलेबल है, आप इस पर कॉल कर सकते के ऑफर में अवेल कर सकते हैं, या फिर आप जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर जाके आप सारे कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज पर अभी 20% ऑफ ले सकते हैं। D20 कोड आपको यूज करना है एंड आप सारे कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज पर 20% ऑफर अवेल कर सकते हैं। कैप्सूल कोर्स पेपर वन का आप सभी के लिए अवेलेबल है, जहां लास्ट 30 डेज में बिल्कुल टारगेटेड तैयारी आप सभी के लिए कराई जा रही है। तो इसको आप लोग ज़रूर अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप पेपर वन प्लस पेपर टू लेना चाहो तो इसकी भी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। ओनली पेपर टू अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। एंड ओनली पेपर वन अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए अवेलेबल है। साथ ही अगर आप डिटेल कोर्स में आप फाइनल टाइम पे रिवीजन करना चाहते हो तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जहाँ पर टेस्ट सीरीज आपकी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके सारे कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेशन क्या होता है। तो एजुकेशन का बेसिक मीनिंग आप सभी को पता है, शिक्षा। हम एजुकेशन से आप सभी समझते ही हो। तो एजुकेशन हमारा क्या करता है, तो एजुकेशन एक लैटिन वर्ड से हमारा आया है, जिसका मतलब है एजुकेयर, कि किस तरह से आप अर्थ निकालते हो या आगे कैसे शिक्षा आप लोग ग्रहण करते हो, कैसे आप अपनी सोसाइटी है उसके बारे में सीखते हो। तो एजुकेशन का सिर्फ मतलब नॉलेज प्राप्त करना नहीं होता, बट हम किस तरह से हैबिट्स, एटीट्यूड है, किस तरह से आदतें हैं, दृष्टिकोण है, वो हम लोग कैसे विकसित करते हैं, आगे ज़्यादा फ्यूचर में हम लोग कैसे सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, वो सारी जो नॉलेज है वो भी हमें एक तरह से एजुकेशन के थ्रू ही मिलती है। तो शिक्षा का बेसिक मीनिंग आप सभी अच्छे से समझते ही हो। सबसे इम्पॉर्टेंट डर्कहाइम की डेफिनेशन है, वो कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्टली हमसे पूछी जाती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। डर्कहाइम ने एजुकेशन को हमारा क्या बताया था, एक तरह से उन्होंने क्या बताया था, एक्शन एक्सरसाइज्ड बाय द ओल्डर जनरेशन अपॉन दोज हु आर नॉट येट रेडी फॉर सोशल लाइफ। उन्होंने एजुकेशन को हमारा क्या बताया था, एक तरह से बताया था कि किस तरह से जो डोमिनेंट कल्चर है या फिर अपर क्लासेस जो हैं, जो ओल्डर जनरेशन है, उनके जो भी बिलीव्स या नॉलेज है वो कैसे हम आगे आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है उनको हम कैसे वो सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनके अंदर हम कैसे वो फीलिंग्स हैं डेवलप करते हैं, उनका मोरल फिजिकल डेवलपमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो नैतिक या बौद्धिक विकास उनका किस तरह से हमारा होता है। तो इस तरह से एजुकेशन को हमारा डर्कहाइम ने डिफाइन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उन्होंने बताया था एक्शन एक्सरसाइज्ड बाय द ओल्डर जनरेशन अपॉन दोज हु आर नॉट येट रेडी फॉर सोशल लाइफ। मतलब पुरानी पीढ़ियों द्वारा हमें जो आने वाले नई पीढ़ी है उनको किस तरह से सारी चीज़ें हमारी सिखाई जाती हैं, इस तरह से डर्कहाइम ने एजुकेशन को डिफाइन किया था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें सुमनर, तो डब्ल्यू जी सुमनर का नेम आप सभी ने सभी को पता है। उन्होंने किस तरह से हमारा एजुकेशन को डिफाइन किया था, कि किस तरह से आप जो चाइल्ड है उसमें जो भी सोसाइटी के जैसे मोरेज आप सभी को पता है, सुमनर ने हमारा ये वर्ड दिया है। तो किस तरह से आप सोसाइटी के जो भी सारी चीज़ें हैं, रीति रिवाज हैं, वो कैसे आप आगे आने वाली जो जनरेशन है या जो बच्चे हैं उनको आप कैसे सिखाते हो, वो सब हमें इस तरह से एजुकेशन को हमारा सुमनर ने डिफाइन किया था। योगेंद्र सिंह का भी डेफिनेशन आपसे कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उन्होंने एज अ फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन बताया था, सामाजिकरण का एक तरीका हमारा
योगेंद्र सिंह ने एजुकेशन को बताया था कि किस तरह से आप अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल आप करते हो, आपकी जो भी आवश्यकता है उनको आप कैसे पूरा करते हो। इस तरह से हमारे एजुकेशन को योगेंद्र सिंह ने बताया था। सेकेंडरी सोशलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमने पढ़ा था जैसे स्कूल्स हैं वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हमारा काम करते हैं। तो एजुकेशन को योगेंद्र सिंह ने क्या बताया था, एज अ प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, औपचारिक या और अनौपचारिक शिक्षा हमारी क्या होती है। तो अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन जो हमारे घर में हमें दी जाती है, जैसे फैमिली जब प्राइमरी सोशलाइजेशन आपका होता है उस टाइम पे जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं वो एक तरह से इनफॉर्मल एजुकेशन में हमारी आ जाती है। तो जैसे हम लोग देखते हैं किस तरह से आपको कोई भी स्किल्स या थॉट, जैसे आपकी जो फैमिली है वो आपको सिखाती है आपको किस तरह से बड़ों का आदर करना है, कैसे आपको सारी चीज़ें समझनी है। तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन में, जहाँ प्रॉपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन या संस्था नहीं होती, बट वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। अनप्लैन्ड वे में ये हमारी चीज़ें चलती हैं, अनियोजित तरीके से, तो इसे हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन आप सभी समझते हो, जो स्कूल्स वगैरह में या कॉलेजेस वगैरह में जो एजुकेशन जो शिक्षा हमें दी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन या फिर औपचारिक शिक्षा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर हमारा फॉलो होता है। सिस्टमेटिक प्रोसेस एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहाँ पे हमारी फॉलो होती है उसे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आप अपनी स्किल्स हैं, थॉट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, इन्हें आप कैसे सीखते हो, कैसे आप सारा एक्सपीरियंस गेन करते हो, ये सब हमारा किस में आ जाता है, फॉर्मल एजुकेशन में। तो स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा आपको जो शिक्षा दी जाती है उसे हम लोग फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप आप सभी को एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, बेसिक मीनिंग आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन क्या, एक तरह से सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में हम हमेशा एजुकेशन को देखते हैं। तो एजुकेशन एक तरह से सोशलाइजेशन, समाजीकरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि आप किस तरह से सोसाइटी की चीजें सीखते हो। कल्चरल ट्रांसमिशन, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको एक तरह से फैलाने का, पास ऑन करने का काम हमारा एजुकेशन करता है। एजुकेशन हमें बताता है किस तरह से हम जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एजुकेशन को, एक शिक्षा को हम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी देखते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल फंक्शन क्या है एजुकेशन के, क्या सामाजिक कार्य हैं हमारे एजुकेशन के। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस जैसे हमने सीखा सामाजिक प्रक्रिया को पूर्ण करने का काम करता है। कल्चरल हेरिटेज जो हमारा संस्कृति है उसको एक तरह से पास ऑन करने का काम करता है। सोशल पर्सनैलिटी, हमारा किस तरह से व्यक्तित्व निर्माण का काम हमारा एजुकेशन करता है। एटीट्यूड्स हैं, आपके मनोवृत्ति सुधार करने का काम करता है। ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लाइवलीहुड, मतलब एक तरह से आजीविका का साधन, किस तरह से आप पैसे कमा सकते हो, वो भी एक साधन हमारा एजुकेशन ही बताता है। आपका स्टेटस, आपका क्या पद होगा सोसाइटी में, क्या दर्जा होगा, वो भी आपका एजुकेशन से डिटरमाइन होता है। जैसे आप अगर अच्छे से पढ़ लिख जाते हो, आप अच्छे एजुकेटेड पर्सन हो, तो आपको हाई स्टेटस ही सोसाइटी में देखने को मिलेगा, अच्छा स्टेटस आपको देखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन की भावना भी हमारा एजुकेशन लेके आता है। तो ये आप सभी देखते हो, जिस तरह से आप पढ़ रहे हो आज के टाइम पे भी, तो आप लोग भी एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब सब लोग पढ़ रहे हो, बट एक तरह से कंपटीशन की फीलिंग यहाँ पे आती है, प्रतिस्पर्धा की भावना हमें देखने को मिलती है। तो ये एजुकेशन के फंक्शंस हैं। तो ये बेसिक मीनिंग्स आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशन एंड सोशल चेंज। तो एजुकेशन हमारा सामाजिक परिवर्तन लाने का काम करता है। जैसे बी आर अम्बेडकर का हम लोग एग्जाम्पल है, तो वो काफी ज्यादा एजुकेटेड हुए थे, तो उन्होंने फिर समाज में कितने ज्यादा परिवर्तन किए, अपनी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए कितना ज्यादा अच्छा काम उन्होंने किया। तो इस तरह से एजुकेशन वो एक तरह से सोशल चेंज, सामाजिक विकास या फिर सामाजिक परिवर्तन का भी हमारा एक माध्यम है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, किस तरह से ह्यूमन नीड्स चेंज होती है, हमारा सोशल सिस्टम है वो चेंज होते हैं।
मटेरियल चीज़ें हैं वो हमारी चेंज होती हैं। तो चेंज कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं होते, मतलब आप कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से चेंज या फिर सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमारा करता है सामाजिक परिवर्तन में, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मैकावर का आपने सुना है, काफी फेमस ये हमारे थिंकर हैं। तो इन्होंने क्या बताया है, social change takes place as a response to many types of changes that take place in the social and non-social environment, कि किस तरह से आपके सामाजिक या फिर गैर सामाजिक परिवेश में परिवर्तन होता है, उसके थ्रू हमें सोशल चेंज देखने को मिलता है। एजुकेशन हमारा सोशल चेंज ला सकता है, क्योंकि लोगों के जो आउटलुक है या जो एटीट्यूड है, लोग किस तरह से मनुष्यों का जो दृष्टिकोण है उसमें जब हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इस तरह से एजुकेशन हमारा सोशल चेंज लाने का काम करता है। पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज हमें देखने को मिलते हैं, सामाजिक बदलाव हमें एजुकेशन की वजह से देखने को मिलते हैं, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। एजुकेशन हम बात करें तो एज अ क्राइटेरियन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमने पढ़ा था, सामाजिक स्तरीकरण का भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है एजुकेशन हमारा। तो जैसे आप सभी समझते हो, जो ज़्यादा एजुकेटेड होगा उस तरह से हमारी सोसाइटी में आपका जो स्तर है वो हमारे डिटरमाइन होता है। जैसे जो ज़्यादा एजुकेटेड होगा वो हाई क्लास का होगा, हायर स्ट्रेटा में वो हमें देखने को मिलता है। बट जो कम एजुकेटेड होगा वो लोअर स्ट्रेटा का होगा, लोअर स्ट्रेटिफिकेशन इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो एजुकेशन से हमारी इनकम डिटरमाइन होती है, उसके बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। एजुकेशन हमारा अपवर्ड मोबिलिटी लाने का भी काम करता है। किस तरह से, जैसे आप ज्यादा एजुकेटेड हो गए हो तो आपका जो मोबिलिटी हमने पढ़ा था, किस तरह से आपका जो स्तर है वो सोसाइटी में बढ़ जाता है। सपोज आप लोअर क्लास के हो, आप कोई क्लर्क वगैरह हो, या आप छोटी फैमिली से, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, बट आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिख जाते हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सोशल पोजीशन है वो चेंज हमारी हो जाती है। अपवर्ड सोशल मोबिलिटी आपको देखने को मिलती है, सामाजिक गतिशीलता हमें एजुकेशन की वजह से देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एजुकेशन आपकी अच्छी होगी तो अच्छा ऑक्यूपेशन, अच्छा आपको व्यवसाय है वो आप करोगे, तो उसकी वजह से सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप एजुकेशन के जो भी बेसिक फंक्शन है वो आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। एजुकेशन का टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। तो आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आर्थिक संस्थाएं हमारी क्या होती हैं। तो इकोनॉमी आप सभी समझते ही हो, किस तरह से आपकी जो सर्वाइवल नीड्स हैं वो हमारी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो फुलफिल करने का काम करते हैं। आपकी जो ज़रूरतें हैं, जीवित रहने के लिए जो ज़रूरत है वो हमारी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो फुलफिल करते हैं। किस तरह से आप काम करते हो, किस तरह से हमारी सारी चीज़ें चलती हैं डेली लाइफ में, तो वो सब हमारी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पर ही डिपेंड करते हैं। सपोज जैसे अच्छा मार्केट चल रहा होगा, अच्छा प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का चल रहा होगा, अच्छी इनकम आपकी हो रही होगी, तो आपकी जो फैमिली की सिचुएशन है वो भी अच्छी होगी, आप सारी जो अपनी नीड्स है उनको अच्छे से फुलफिल कर पाओगे। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आप सभी समझते ही हो, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो हमारे गुड्स एंड सर्विस का, प्रोडक्शन का, कंजप्शन का, ये सब हमारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सॉरी। अब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। एंड ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है ये आपको एकदम सीक्वेंस में ही अपने अच्छे से याद रखनी है। तो सबसे पहले हमारा आता है हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज। तो ये आपको जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस मैं अभी आपको बताऊंगी, आपको एज इट इज सीक्वेंस में ये सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। तो सबसे पहले आता है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज। तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज में
यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिल रहा था, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, कोई फैक्ट्री सिस्टम नहीं था, इवन लोगों का प्रॉपर अपना कोई घर नहीं था। लोग इस तरह से, जो आदि मानव जमाने के जो लोग थे, वो एक तरह से हंटिंग गैदरिंग हमारी सोसाइटी में आते, जहाँ पे लोग मतलब अपना जो खुद ऐसे फूड अपना लेते थे, जैसे जानवरों वगैरह को हंट करके लोग उस टाइम पे खाते थे। कोई कल्टीवेशन मतलब ना ही कोई एग्रीकल्चर जैसा ऐसी कोई चीज हमें देखने को नहीं मिलती थी, सिर्फ फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, वो सारी चीजें हमारी खाते थे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी या फिर सोसाइटी हमें देखने को मिलती है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप ये आप मीनिंग सभी अच्छे से समझते ही हो। हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी का तो शिकार एंड संग्रहण अर्थव्यवस्था, यहाँ पे सबसे सरल श्रम विभाजन हमारा होता था, मतलब सिंपलेस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह हमारी नहीं थी, तो डिवीजन ऑफ लेबर भी उतना ज्यादा हमारा वहां पे नहीं था। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी आप सभी अच्छे से समझ गए हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेस्टोरल एंड हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी। जो पेस्टोलिट्स हमारे होते थे, तो मतलब जो लोग जानवरों को चराने का हमारे जो काम करते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह वो लोग अपने जानवरों को लेके जाते थे, उनको चराते थे। तो ये हमारी फिर सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी है, पेस्टोरल इकोनॉमी। तो ये भी आपको एज इट इज सीक्वेंस में याद रखनी है। सबसे पहले हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी आएंगी, फिर हमारी पेस्टोरल इकोनॉमी आएगी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, ब्रीड हर्डिंग हमारे करते थे, मतलब जानवरों को पालतू जानवर लोग रखने लगे थे। छोटे स्केल पे कल्टीवेशन, मतलब थोड़ा बहुत कुछ लोग अपने गार्डन में ही कुछ ना कुछ सब्जियां वगैरह उगाने लगे थे। सिर्फ बेसिक कंजप्शन के लिए लोग हमारा काम करते हैं, मतलब मार्केट जैसी कोई चीज नहीं थी जहां लोग एक दूसरे के साथ सामान खरीदे या बेचे, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। बट यहाँ पर भी लोग अपनी जो बेसिक नीड्स, अपनी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको फुलफिल करने के लिए काम करते थे। कोई परमानेंट सेटलमेंट, मतलब एक कोई फिक्स्ड जगह उनकी स्थानीय कोई बस्तियां नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पेस्टोरल आप सभी समझते हो, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जाते थे। तो सपोज एक जगह पर जब चारा खत्म हो जाता था, फिर वो लोग दूसरी जगह पर जाते थे, तो इस तरह से हमारे घूमते रहते थे। तो ये हमारी पेस्टोरल इकोनॉमी होती है, जो अक्सर टेंट्स वगैरह में हमारी रहती थी। आपने देखा हो कई बार पहाड़ों पे ऐसी मतलब झोपड़ियां जैसी लगी होती हैं, पेस्टोरल्स वो हमारे होते हैं। सिर्फ अपने जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल, अपने जानवरों को, अपने एनिमल्स हैं जो उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, उनको साथ में लेके वो लोग चलते रहते थे। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सो सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी हमारी पेस्टोरल एंड हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर थर्ड हमारी आती है एग्रेरियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे जाके काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। अब लोग बड़े लेवल पे बड़े बड़े खेत लोगों के पास होने लगे, कृषि अर्थव्यवस्था हमारी यहाँ निकल के आती है, जहाँ लोग खेती करने लगे प्रॉपर। उनके जो एनिमल है, जैसे जानवरों द्वारा, जैसे आप देखो बैलों द्वारा खेती हमारी हुई जाती है। परमानेंट सेटलमेंट, उनका स्थानीय बंदोबस्त हमें यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि लोग जहाँ उनकी खेती होती है वहां वो लोग अपना परमानेंट घर अपना बसाते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी हमें देखने को मिले थे। मेटल टूल्स, प्लग वगैरह, मतलब खेती करने के लिए हल वगैरह जो लोग हैं वो अब काफी ज्यादा हमारे यूज करने लगे थे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो तो थर्ड टाइप की इकोनॉमी हमारी आती है, वो पेस्टोरल इकोनॉमी हमारी आती है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की जो इकोनॉमी हमारी आती है, वो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तो जैसे आप समझते हो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, तकनीकी औद्योगिक क्रांति हमें देखने को मिली थी। उसके बाद काफी ज्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी डेवलप हुई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज अब हमारी डेवलप हुई। स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, ये सब सारी जो चीजें हैं, ये हमारी बहुत ज्यादा बनना शुरू हुई, बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, मतलब बहुत
बड़े लेवल पे, क्योंकि फैक्ट्री पे आप देखो एक साथ इतना सारा सामान हमारा बन जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने लगा, पावर ड्रिवन मशीनरी मतलब बिजली से चलने वाली जो मशीनें हैं वो हमें देखने को मिली, डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिला। तो ये जो सारी चीजें, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में देखने को मिला। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, फैक्ट्री सिस्टम हमारा यहाँ निकल के आता है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट हमारी आती है, तो ये तो फोर मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हो गई। फिर आज के टाइम पे हम देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप रहती है, निजी लोगों के पास जब ज्यादा हमारे पास राइट्स होते हैं, उसे हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट पे काम करती है, सिर्फ अपने लाभ के लिए वो हमेशा काम करती है। तो जैसे आप देखो मार्केट जो सिचुएशन आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रही है वो क्या है, एक तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। जैसे अमेरिका वगैरह है, वहां पे पूरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी। जो भी सारे मार्केट में जो भी चीजें चल रही है वो सब, हर चीज का आपको प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण आपको हर चीज का देखने को मिलेगा। सारे जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज के हमारे चल रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है, जहां लोग अपने प्रॉफिट लाभ के लिए ही हमेशा काम करते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फ्री मार्केट हमारा होता है, मतलब गवर्नमेंट का जो शासन है उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता। सिर्फ जो मार्केट में जिस तरह से डिमांड सप्लाई होती है उस तरह से हमारा जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो हमारा चलता है। तो बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरियट क्लास हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में देखने को मिलती है। तो आई होप कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब पूंजीवादी समाज का मतलब आप सभी अच्छे से समझते ही हो। नेक्स्ट हमारी जो टाइप ऑफ इकोनॉमी आती है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो जैसे चाइना है या रशिया जैसे, तो ये क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब समाजवादी, जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा सारी जब चीजें आपकी कंट्रोल की जाती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेंट्रलाइज प्लानिंग हमारी होती है, केंद्रीकृत योजना, मतलब आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी चीज हमारी बनेगी, किस तरह से प्रोडक्शन होगा। तो ये हमारी क्लासलेस सोसाइटीज अक्सर हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा मोस्टली, ये जो सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है वो लोगों की नीड्स फुलफिल करने के लिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काम करती है, मतलब अपने प्रॉफिट से ज्यादा लोगों की जो जरूरत है उसको हमारा पूरा करने पे ज्यादा ध्यान देती है। तो ये हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा हम लोग इंडिया का जो एग्जाम्पल है, इंडिया का एग्जाम्पल हमेशा हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी में लेते हैं, जहां पे दोनों जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ में काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब जो सोशलिस्ट इकोनॉमी अभी हमने पढ़ा, एंड प्राइवेट सेक्टर मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो जब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को हम लोग साथ में मिला देते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाता है। तो इंडिया में आप देखो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, एंड कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो जैसे आर्म्स एम्यूनिशन, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, जैसे गोला बारूद बनाना, रेलवे वगैरह है, ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं ये सिर्फ हमारे राज्य के कंट्रोल में, मतलब स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में ही होती है। कोई भी अपनी मर्जी से अपना प्राइवेट रेलवे स्टेशन नहीं बना सकता। तो ये जो रेलवे जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां या आर्म्स एम्यूनेशन है, मतलब जंग के लिए जो हथियार वगैरह बनाने का काम है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं वही हमारी बनती हैं। प्रॉपर लाइसेंस उनके लिए चाहिए होता है, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हमारी आती है। नेक्स्ट हम बात करें फर्टिलाइजर, रोड ट्रांसपोर्ट, मशीन टूल्स, इसेंशियल ड्रग। तो ये दोनों हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट मतलब राज्य और निजी जो व्यवसाय हैं वो दोनों हमारे कर सकते हैं। तो जैसे आप देखो रोड ट्रांसपोर्ट, आप देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलता है, गवर्नमेंट की बसेस भी चलती हैं, एंड प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी बसेस भी आपको रोड पे चलती मिलेंगी। जो दवाइयां हैं वगैरह हैं वो प्राइवेट कंपनी की भी आती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी आती हैं। तो इस तरह से ऐसी जो कंपनीज है या ऐसी जो इंडस्ट्री है वो दोनों हमारी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट साथ में मिलके कंट्रोल करते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, मतलब डेली जो आपकी चीजें होती हैं, नॉर्मल जो आपकी जरूरत की चीजें होती है, ये सब हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में आता है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप सारे जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होंगी।
सो स्टार्टिंग की फोर जो मैंने आपको बताया वो आपको एज इट इज सीक्वेंस में याद रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारी आती है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर सेकंड हमारी आती है पेस्टोरल इकोनॉमी। फिर थर्ड हमारी आती है एग्रीकल्चर इकोनॉमी। एंड फिर फोर्थ हमारी आती है, जैसे आप सभी को पता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो ये जो चार हैं ये आपको एज इट इज सीक्वेंस में याद रखना है। बाकी फिर अलग अलग जैसे सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स आप सभी को अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पॉलिटी। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थान हमारे क्या होते हैं, जो एक तरह से लॉ को हमारा बनाने का और लागू करने का हमारा काम करते हैं। तो वो हमारा किसका काम होता है, राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हमारा काम होता है। तो ये हमारा एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का काम करते हैं, पॉलिसीज हमारे बनाने का काम करते हैं। पॉपुलेशन को, जो हमारे गवर्नमेंट है वो एक तरह से हमारी जो जनसंख्या है उसका रिप्रेजेंटेटिव करती है। तो जैसे डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारी इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर, सोसाइटी सब चीज को हमारा इफेक्ट करते हैं। जैसे जिस तरह की आपकी गवर्नमेंट है, जिस तरह के वो पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे, उससे आपकी जो इकोनॉमी है, एजुकेशन है, वो सभी हमारा प्रभावित होता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ट्रेड यूनियन है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है मतलब न्यायपालिका, ट्रेड यूनियन, राजनीतिक दल, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हमारे क्या होते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने हमारा डिफरेंशिएट किया था, तो उन्होंने अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बताए थे। तो जैसे किंगशिप उन्होंने बताया था, जहाँ पे मोनार्की मतलब जो किंग होता है उसका जब हमारा रूल होता है तो उसे हम लोग किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। टायरेनी उन्होंने बताया था, जब किसी एक के द्वारा, किसी एक ही उसके मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब हमारा रूल किया जाता है तो टायरेनी उसे हम लोग बोलते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आता है एरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्की, जहां सिर्फ कुछ लोग ही हैं वही बार बार हमारा रूल करते रहते हैं। तो वो भी हमारे एक फॉर्म ऑफ पॉलिटी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आप सभी समझते हो, लोकतंत्र जहाँ पे अलग अलग लोगों का शासन होता है। तो जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी हमारी है तो कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का हमारा शासन होता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मैक्स वेबर ने हमारा क्या बताया था, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो लेजिटिमेसी पर डिपेंड करता है। लेजिटिमेसी हमने पढ़ा था वैधता पे, मतलब लेजिटिमेट पावर क्या होता है, जहां जो शासन द्वारा जो एक्सेप्टेड पावर हमारी होती है उसे हम लोग लेजिटिमेसी बोलते हैं। तो जैसे थ्री फॉर्म्स ऑफ लेजिटिम अथॉरिटी हमें वेबर ने बताई थी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी। तो ये सारे बेसिस पे हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारा चलता है। तो ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं डिक्टेटरशिप या फिर तानाशाही जिसे हम लोग बोलते हैं। तो डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है, एक ऐसा राजा जो बहुत ज्यादा मतलब हुकुम, लोगों की मर्जी के बिना भी आप इतना ज्यादा हुकुम, अत्याचार उन पे कर रहे हो, तो उसे हम लोग डिक्टेटरशिप बोलते हैं। जैसे हम लोग हिटलर का नेम आप सभी ने सुना है। तो हिटलर हमारा क्या था, एक तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाही, अपनी मर्जी से सारे रूल्स अपने चला रहे हैं। तो ये जो डिक्टेटरशिप है ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, कैरिस्मेटिक लीडर। जब एक करिश्माई नेता आपका होता है, मतलब आपका जो लीडर है उसके पास ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि सब लोग उसका ऑर्डर फॉलो करें, इस तरह को मतलब उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो उसे हम लोग डिक्टेटरशिप बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां लोगों की मर्जी के बिना भी जब आप उन पर रूल कर रहे हो। तो जैसे हिटलर है, उसने कितना ज्यादा मतलब अत्याचार किया था स्पेशली जूइश कम्युनिटी पे। जर्मनी में इतना ज्यादा बिल्कुल आतंक अपना मचा के रखा था। तो वो एक तरह से डिक्टेटरशिप हम लोग फॉर्म बोलते हैं, जहां आप लोगों पर बिल्कुल डोमिनेशन करते हो, रूल उनके ऊपर करते हो। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है टोटेलिटेरियन। तो ये भी एक तरह से हमारा डिक्टेटरशिप का ही फॉर्म होता है, जहाँ पे एक टोटल सेंट्रल अथॉरिटी हमारी होती है, स्टेट के कंट्रोल में जब सारी हमारी पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ्स होती है। कोई भी
डेमोक्रेटिक कंट्रोल यहाँ पे हमारा नहीं होता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो टोटलिटेरियन भी एक तरह से डिक्टेटरशिप का ही हमारा फॉर्म होता है। ये भी एक डायनेमिक लीडर या फिर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी पे हमारा डिपेंड करता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी तो आप सभी समझते हो, प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र जिसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इलेक्शन में वो लोग लड़ते हैं। जो लोग हैं उनके पास ज्यादा अधिकार होते हैं। हम लोग चूज कर सकते हैं किसे हमें अपना लीडर बनाना है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को हमें रखना है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, इलेक्शन के बेसिस पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कि आप लोग इलेक्शन के द्वारा अपने जो रिप्रेजेंटेटिव या अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको आप लोग चुनते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब्राहम लिंकन का हमारा काफी फेमस ये डेफिनेशन है, बहुत फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का। तो ये आपको ध्यान है, उन्होंने क्या बताया था डेमोक्रेसी को, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जनता के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है, जनता के लिए ही बनाई जाती है, जनता ही एक तरह से हमारी रूल करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये अब्राहम लिंकन की हमारी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, बहुत फेमस डेफिनेशन है। तो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र का मीनिंग आप सभी अच्छे से समझते हो। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनार्की। तो मोनार्की मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक किंग या राजा का जब हमारा रूल होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनार्की। तो काफी सारी सोसाइटी में ऐसा होता है, जो किंग होता है उसी का हमारा रूल चलता है। सारी चीजें, हमारी जो सोसाइटी का किंग है वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बताता है। तो आज के टाइम पे तो हमें मोनार्की उतनी देखने को नहीं मिलती जैसे पहले के टाइम पे म्यांमार वगैरह में हमें देखने को मिलती थी। तो मोनार्की एक तरह सुप्रीम अथॉरिटी, जहां हमारी जो मोनार्क है या जो राजा है उसके हाथ में हमारा होता है। तो इसे हम लोग मोनार्की बोलते हैं। कहीं कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हमारी चलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है वहां पे एक राजा तो है, वो सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाएगा, बट आपकी जो सोसाइटी है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, वहां पे एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन सारे होते हैं। एंड उसी को आपका जो किंग है या जो मोनार्क है वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करता है। बट जो मोनार्क है या जो किंग है उसी को हम हमेशा हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं, एंड वो सारे डिसीजंस हमारा लेता है। तो इसे हम लोग मोनार्की बोलते हैं। तो ये भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हमारा है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एनार्की। एनार्की मतलब जहां पर कोई भी फॉर्मल हेड हमारा नहीं होता, एक स्टेटलेस सोसाइटी हमारी होती है। तो राज्य विहीन जो समाज हमारा होता है उसे हम लोग एनार्की बोलते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इवांस प्रिचार्ड ने हमें बताया था, न्यूअर जो ट्राइब्स है अफ्रीका की, वहां पे हमें एनार्की या फिर ऐसी फेलस सोसाइटी हमें देखने को मिलती है जहां कोई भी ऐसा फॉर्मल हेड आपका नहीं होता जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब फ्री एसोसिएशन होते हैं, अपनी मर्जी से लोग अपने ग्रुप्स बनाते हैं, रूल वो लोग साथ में मिलके करते हैं। तो उसे हम लोग एनार्की बोलते हैं। तो आई होप ये सभी जो टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं ये आप सभी को अच्छे से क्लियर होंगे। सो इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पॉलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एजुकेशन हमने पढ़ाया, किस तरह से एजुकेशन के क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। सो आई होप आज की क्लास आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर क्लासेस पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी। सो इनके जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग फाइनली जब सारा सिलेबस अभी हमारा हो जाएगा तो दिवाली वेकेशंस बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। एंड कल 11th नवंबर है, तो कल सोशियोलॉजी की एक क्वेश्चंस मैराथन भी आप सभी के लिए सुबह रहेगी, तो वो भी आप सभी को देखना है। सो उस सेशन को भी जरूर देखिए आप सभी लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।